बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आज़म सवाती आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए थे और इलेक्शन कमीशन और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब में बड़ी तलख़ कलामी हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो डायरेक्ट सज़ा सुनाने बैठा था और इलेक्शन कमीशन ने तो हद कर दी है। कोई इस हद तक भी, जैसे इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाहौर ने फरमाया था जस्टिस शाह जमील ख़ान साहब ने, कि कोई इतना कैसे पार्शल हो सकता है, आप इम्पार्शल बने। तो आज जो 2 रुकनी बेंच था, जिस तरीके से उन्होंने एटीट्यूड और बिहेवियर दिखाया है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को, एक सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं और इतने लाइक फाइक आदमी हैं, और आगे किसके सामने वो खड़े हैं और वो आगे कैसी गुफ्तगू करते हैं और कैसे डायरेक्ट बग़ैर प्रोसेस को अडॉप्ट किए डायरेक्ट वो सज़ा सुनाना चाहते हैं आज़म सवाती को। और उस पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बात की, बड़ी ही अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफ़ी के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और हुकूमत पाकिस्तान की जो रिव्यू पिटिशन थी वो काबिल समाअत करार देते उस पर कार्रवाई शुरू होगी। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। एहसन इकबाल को फिर छितरौल पड़ गई है और उसकी वजह यह है कि एहसन इकबाल ख़ुद तो वो अरस्तू हैं मुस्लिम लीग नून के, लेकिन जो पाकिस्तान के मुफक्किर हैं, जो पाकिस्तान के शायर हैं, जो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उनके हवाले से जो उन्होंने अपनी अपनी जहालत का मुज़ाहरा किया है, तो उनके यौम इकबाल पर उस पर फिर आवाम ने जो उनकी दुर्गत बनाई है, बड़ी ही अहम तफसीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं मौलाना साद रिज़वी, हाफ़िज़ साद रिज़वी, उनका नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है और ये आज डेवलपमेंट सामने आई है। हुकूमत ने मुहदे पर अमल दरामद करते हुए TLP के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी का नाम 4th शेड्यूल की लिस्ट से निकाल दिया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि साद रिज़वी का नाम 4th शेड्यूल से डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर निकाला गया है। कलअदम तंजीम होने के बाद साद रिज़वी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया गया था। साद रिज़वी का नाम 16 अप्रैल 2021 को 4th शेड्यूल में शामिल किया गया था। वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पर से पाबंदी उठाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया गया था, जिसके बाद ये मामला सामने आया और अब उनका नाम 4th शेड्यूल से भी निकाल दिया गया है। लेकिन एक चीज़ है, वो है महकमा जो वज़ारत दाखिला है उनकी तरफ से जो रिहाई का मामला है हाफ़िज़ साद रिज़वी का, उस पर अभी भी काफ़ी टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं जिसकी बुनियाद पर रिहाई अभी मुश्किल है और हो सकता है कि 19 नवंबर का जो इवेंट है, जो बरसी है ख़ादिम हुसैन रिज़वी की, तो शायद उस वजह से जो उनको 19 नवंबर के बाद रिहा किया जाए। कोई ना कोई मामला ज़रूर है कि वज़ारत दाखिला ने आज इसके ऊपर बात भी की है कि बड़े उनके लिए उनको रिहा करना टेक्निकल चीज़ों की वजह से, क्योंकि काफ़ी उनके ख़िलाफ़ केसेस 98 केसेस में उनको नामज़द किया हुआ है, तो वो कैसे सारे केसेस से निकालें और उसका जो प्रोसेस है वो कैसे किया जाए, उस पर अभी मुशावरत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से उन्होंने जो अपने हुक्मनामा में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीर किया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को तलब किया गया था, वज़ीर-ए-आज़म साहब पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यकीन दहानी दिलवाई है कि जो APS साने APS के जो मज़लूम हैं या जो एग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं, उनके दुखों का मुदावा किया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और कहा यह गया है कि हुकूमत पाकिस्तान उनके साथ मिल बैठकर इस मामले के ऊपर डिस्कस करे और जो अमल दरामद रिपोर्ट है कि हुकूमत अब क्या क्या स्टेप लेकर इनके जो मसाइल हैं या इनके जो मुतालबात हैं वो कैसे पूरा करेगी, उस पर 4 हफ्तों में रिपोर्ट भी तलब की है। और उसमें कहा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के सिग्नेचर से रिपोर्ट हो, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझे कि वाकई सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और हुकूमत पाकिस्तान ने जो सीरियस एक्शन लिया है और उन जो मज़लूम फैमिलीज़ हैं उनके दुखों का मदावा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी दिन उनको बुलाएं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और फिर उनके जो मसाइल हैं उनको सुनें, उनके मुतालबात को सुनें, उनके साथ लीगल डिस्कशन करें और सारी चीज़ें देखने के बाद फिर इन मसाइल का हल होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये 4 हफ्तों के अंदर अंदर मामला बेहतर हो जाएगा।
सरकारी मुलाजमीन की बरतरफ़ी के हवाले से जो दरख्वास्त थी नज़रसानी की हुकूमत पाकिस्तान की, उस पर आज समाअत हुई है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान पेश हुए हैं। 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील समाअत के लिए मंजूर की गई है। अदालत उज़्मा ने केस की समाअत 29 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। उमर अता बंदियाल साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि पहली समाअत पर सुप्रीम कोर्ट अपना ही दिया गया फ़ैसला कैसे मुस्तरद कर सकती है। दो फाजिल जज साहिबान फ़ैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा ने अपने हुक्म में ये फरमाया है कि मुलाजमीन को फ़ैसले तक सरकारी घरों से बेदखल न किया जाए। अटारनी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने इस्तदा की कि अदालत 20 अगस्त के फ़ैसले को मुअत्तल करे। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि केस के हक़ाइक़ और कानूनी नुकात सुनकर फ़ैसले की मुअत्तली काम फ़ैसला करेंगे। अटारनी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने इस्तदा की कि इंसानी बुनियादों पर फ़ैसले की मुअत्तली चाहते हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा इंसानी बुनियादों का जायज़ा हुकूमत ले सकती है, अदालतें कानून के मुताबिक चलती हैं। जस्टिस काजी अमीन साहब ने कहा कि यह मामला शफाफियत और मेरिट पर भर्तियों का है। आप जानते हैं कि ये जो मामला था और जिसमें 2010 का एक्ट था, जो 2010 में कानून बनाया था जरदारी दौर में, और उस कानून को कलअदम करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और कहा था कि नवाज शरीफ ने जिन लोगों को नौकरियों से निकाला था उन लोगों को 12-13 साल के बाद बहाल किया गया 2010 का एक्ट लाकर, जिसकी वजह से अदालत ने कहा कि ये मामला ठीक नहीं है और 2010 का जो एक्ट है वो गैर कानूनी है। अब उस फैसले को दोबारा, क्योंकि उसमें डेफिनेटली जरदारी ने जो माल बनाना था बना लिया, उन्होंने जो करप्शन करनी थी कर ली, लेकिन वो हैं तो पाकिस्तानी। अब अगर उनके घरों का या उनका चूल्हा बंद है तो ये सोचना होगा, और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत रियासत है, रियासत माँ के जैसी होती है, और वो रियासत अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए, जरदारी तो आज बीमारी का बहाना बना के घर बैठा है। उसको क्या लगी कि 2010 के एक्ट में उन्होंने ब्लेंडर कर करके आज 16,000 मुलाजमीन का जो मुस्तकबिल है वो तबाह कर दिया है। लेकिन हुकूमत ने इसके ऊपर ख़ुद एक्शन लिया है और हुकूमत ने जरदारी दौर के जो मुलाजमीन थे उनकी बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। एहसन इकबाल ने यौम इकबाल की छुट्टी के हवाले से जो जहालत की इंतहा की है और जिसके ऊपर फिर पूरी कौम उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है। आप जानते हैं कि 9 नवंबर को छुट्टी के हवाले से जो करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई है सेनेट में 9 नवंबर को, और ये कामिल अली आगा ने जो मुस्लिम लीग काफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने ये करारदाद पेश की थी जो मंजूर हुई। सेनेट ने यह करारदाद मंजूर की, लेकिन जो एहसन इकबाल हैं, एहसन इकबाल ने कहा कि इकबाल अमल की तालीम देते हैं, इनको खराज तहसीन का बेहतरीन तरीका काम और मज़ीद काम है, छुट्टी उनकी तालीमात की नफ़ी है। अब इनसे कोई पूछे, किसी ने बड़ी प्यारी बात की है पाकिस्तानियों ने, उन्होंने कहा कि एक दिन छुट्टी होने से आपकी करप्शन कम हो जाएगी। आप जो करप्शन करते हैं तो एक दिन छुट्टी होगी, इदारे बंद होंगे तो आपकी तो करप्शन रुक जाएगी। इस वजह से आप नहीं चाहते। अगर 14 अगस्त को छुट्टी हो सकती है, 25 दिसंबर को छुट्टी हो सकती है, बाकी मुख्तलिफ मौके पर छुट्टी हो सकती है। यहाँ पर जो सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन है हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियाँ करते हैं, वहाँ तो आपको काम नज़र नहीं आता। इकबाल के हवाले से क्यों आता है? क्योंकि इकबाल एक मुफक्कर थे, इकबाल एक सूफ़ी शायर थे, उन्होंने तसव्वुफ़ को प्रमोट किया है, इकबाल ने एक फ़िक्र को प्रमोट किया है, और ये वो लोग हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में इकबाल की फ़िक्र के सबसे बड़े दुश्मन ये हैं, और इकबाल के शहीनों को तबाह बर्बाद कर देने वाले ये लोग हैं। इस वजह से नहीं चाहते कि यौम इकबाल पर छुट्टी हो और पूरी कौम यौम इकबाल को एहतराम और अकीदत से बनाए। इसी वजह से इनको बड़ी तकलीफ़ है। साथ फिर जो एहसन इकबाल हैं वो जो दूसरा ट्वीट इस हवाले से करते हैं कि अकीदत का तरीका छुट्टी नहीं होता बल्कि तालीमात पर अमल होता है। वर्किंग डे पे तालीमी इदारों में मुज़ाकरे और प्रोग्राम होते हैं जिनसे नौजवानों को इकबाल की फ़िक्र से आगाही होती है। छुट्टी की सूरत में वो घरों में बैठ कर दिन ज़ाय करते हैं। तो ये वैसे ही है कि जैसे जितने भी इवेंट्स हैं या जितने भी हम छुट्टी के मामलात हैं, यहाँ तो ये हालत है कि इनका कोई लीडर मर जाए तो ये 3-3 दिन सोग का ऐलान करते हैं, और जैसे सिंध में सरकारी छुट्टी हो जाती है और यहाँ भी यही हालात हैं।
इनका बस चले। अभी नवाज शरीफ ने जब इस दुनिया से चले जाना है तो यही एहसन इकबाल पूरी कौम से कहेंगे कि पूरे हफ्ते की छुट्टी कर दें और पूरी कौम सोग मनाए। ये इनकी जहनीत है। अपने मामलात के लिए सारा कुछ जायज़ है, लेकिन जहाँ एक फ़िक्र की बात आती है, मौसम पाकिस्तान की बात आती है, वहाँ इनको तकलीफ़ होती है। बहरहाल अवाम ने जो इनकी तारीख़ी चित्रोल की है वो देखने वाली है और वो पढ़ने वाली है। अगर आप उन ट्वीट्स के नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौम नहीं माफ़ करती ऐसे मामलात पर। इलेक्शन कमीशन के सामने आज़म स्वाति पेश हुए हैं और उनके साथ उनके वकील पेश हुए हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। इस मौका पर उनके हमरा कायद ऐवान सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम, एजाज चौधरी, दिनेश कुमार, शिबली फराज, फ़िदा मोहम्मद ख़ान, फैसल चौधरी, मोहसिन अजीज़, मिर्ज़ा अफरीदी, मंजूर काकड़, लाल चंद और शहबाज गिल मौजूद थे। दौरान समात आज़म स्वाति और उनके वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जबकि आज़म स्वाति की हमायत के लिए आए हुए पीटीआई कारकुनान भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। दौरान इस बात मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि आप सब अपने नशिस्तों पर बैठ जाएं। आज़म स्वाति को हमने 2 नोटिस जारी किए थे। आज़म स्वाति के वकील ने कहा कि मुझे अभी मालूम हुआ है कि 2 नोटिस हैं, हमें तो दूसरा नोटिस नहीं मिला, आप हमें दूसरे नोटिस की कापी दे दें, मैं जवाब जमा करवा दूंगा। ये वो था कि हम आग लगा देंगे, उस जुमले पर नोटिस जारी किया गया था। पैसे पकड़ने का अलग नोटिस है और आग लगा देने के जुमले का अलग नोटिफिकेशन है। मेंबर कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके जूनियर वकील लास्ट डेट पर आए थे। मेंबर कमीशन निसार दुरानी साहब ने कहा कि इस पर चार्ज फ्रेम होता है, अगली समात पर चार्ज फ्रेम करेंगे, अगली तारीख चार्ज फ्रेम के लिए होगी, फर्द जुर्म आयद होगा। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक पहले आपने हमें शोकाज़ जारी किया है, हम उसका जवाब देंगे, फिर बहस होगी और उसके बाद फिर प्रोसेस आगे चलेगा। शोकाज़ के फ़ौरन बाद एक आपने शोकाज़ जारी किया है, डायरेक्ट अब आप जा रहे हैं फ़र्द जुर्म की तरफ। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। निसार दुरानी ने कहा कि आप जवाब दे दें, हम उसी दिन चार्ज फ्रेम करने की तारीख रख लेंगे। वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा कि शोकाज़ नोटिस का जवाब और चार्ज एक ही दिन रखने से गलत तासुर जाएगा, ऐसा तासुर जाएगा कि आपने पहले चार्ज फ्रेम करने का सोच रखा था, फिर हमारे जवाब का क्या फ़ायदा, फिर हमारी बहस का क्या फ़ायदा कि आपने साथ ही फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए रख लेना है। मेंबर इलेक्शन कमीशन शाह मोहम्मद जतोई साहब ने कहा कि तासुर तो पहले भी कई तरह के गए हुए हैं, इस वजह से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसा तासुर जाए, अच्छा जाए या बुरा जाए। कहाँ लिखा है कि शोकाज़ का जवाब देने के बाद चार्ज फ्रेम होगा? तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि पहले मुझे शोकाज़ का जवाब देने दें, फिर मैं बहस करूँगा, आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन हमें जवाब देने का तो हक़ दिया जाए। पहली तारीख है और उसके ऊपर जो डायरेक्ट फ़र्द जुर्म के लिए सारा मामला हो रहा है। वकील अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है जवाब जमा करवाने का हमें मौका दिया जाए और इसको तहम्मुल हौसले से देखें। आगे सेनेटर खड़े हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि ये काम अगर हमारी अदालतें करती तो इनको जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है और आज पूरी अपोजिशन इस मामले पर खामोश है कि 11 नवंबर को पेश हुए हैं और 16 नवंबर तक मुलतवी की है, सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया है और वो भी बड़ी मुश्किल से। जब अली ज़फ़र साहब ने कानून की बात करके उनको चुप करवाया फिर उन्होंने टाइम दिया, वो तो टाइम देने को तैयार ही नहीं थे। वो तो पहले ही माइंड बना के बैठे हैं कि जो शोकाज़ है इनका जवाब को हम मुस्तरद करेंगे, इनके आर्गूमेंट्स को हम मुस्तरद करेंगे और डायरेक्ट हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेंगे, फिर एविडेंस आएगी। हजूर मामला ये बहुत आगे जाएगा। एतजाज़ हसन साहब ने फरमाया था कि जब ये मामला एविडेंस में जाएगा तो फिर बहुत कुछ खुलेगा, फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और आज़म स्वाति ये सारे मामला देखने के लिए तैयार हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी 16 नवंबर को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।